सिमट रही ये बस्तियां गोद में तराई की, थारू के बसेरे बातें बुकसार की, बातें बुकसार की। सिमटती बस्तियां, सिमटती बस्तियां, सिमटती बस्तियां, सिमटती बस्तियां, सिमटती बस्तियां, सिमटती बस्तियां। उत्तर के अंचल में परवरिश पा रहे हैं थारू और बुक्सा जनजाति के लोग। अपनी पुरातन सभ्यता और परंपराओं को कभी संजोने और कभी भूलने की कोशिश में दिखाई देते हैं थरुआट और बुक्साड़। तराई के अन्य पड़ोसी क्षेत्रों से सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के बाद भी थारू और बुक्सा जनजाति के लोग सौहार्द की डोर से बंधे हैं। तराई के विकास के साथ इन जनजातियों का जीवन स्तर भी बदला है। अब ये नैतिकता और अनैतिकता में अंतर समझने लगे हैं, प्रगति की राह पर आगे बढ़ चले हैं। पूर्व काल में प्रगति तो इनके स्वप्न में भी नहीं थी। किसी सदी में ये लोग बहुत संकुचित सोच रखते थे। अगर महिला चारपाई पर बैठी है तो पुरुष उस पर बैठ नहीं सकता, वो नीचे बैठेगा। इस प्रकार की मानसिकता का कारण यही माना जाता है कि महिलाएं राजवंशीय परिवारों की राजपूतानियां हैं, जबकि पुरुष राजवंश का सेवक वर्ग है। जनजाति समाज में मातृसत्ता और पितृसत्ता दोनों तरह की प्रथाएं प्रचलित हैं। इस समाज में स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। परिवार में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले स्त्री का परामर्श आवश्यक माना जाता है। मातृवंशी प्रथा में वर वधू के घर आकर रहता है। किसी दौर में स्थिति ये थी कि घर की रसोई में पुरुष का प्रवेश ही वर्जित था। यहाँ तक कि स्त्री और पुरुष कभी एक थाली में भोजन नहीं करते थे। पुरुष मिट्टी के जल से भरे घड़े को हाथ भी नहीं लगा सकता था। स्त्री पुरुष को खाना देते समय थाली हाथ से न देकर पैर से सरकाया करती थी, यानी थाली पर पैरों का स्पर्श कराकर खाना देने का रिवाज था। ये प्राचीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संस्कार लगते हैं। इस सब के होते हुए भी स्त्री पुरुष में आपसी प्रेम और आदर का भाव अपनी जगह था। राणा लोगों में महिलाएं का स्थान ज़्यादा ऊंचा है पुरुष की अपेक्षा। वास्तविकता इस समय तो ऐसी नहीं है, लेकिन पहले बुजुर्ग लोगों के मुंह से जो हमने सुनी तो वो ऐसा कहते थे कि वास्तव में पहले महिलाओं का स्थान ऊंचा था, क्योंकि उनके बिना, उनकी राय के बिना कोई बड़े काम नहीं किए जाते थे। कोई फैसले होने होते थे तो महिलाओं को आदर के साथ उन्हें बुला करके उनका राय मशवरा लिया जाता था। और हमने तो वैसे बुजुर्ग लोगों से ये भी सुना है कि ये राणा लोगों की औरतें अपने चौके में राणा लोगों को नहीं जाने देती थी। उसके कई कारण हो सकते हैं। मेरे हिसाब से तो इसमें दो कारण थे, क्योंकि जैसा बुजुर्ग लोग बतलाते हैं कि जब ये राणा लोग चित्तौड़ से भाग के आए मुग़लों के डर से, तो ये रास्ते में जब लौटते आए तो उस समय क्योंकि रानियां तो सती हो चुकी थीं राणाओं के ना लौटने के कारण, तो ये रास्ते में इन्होंने शादी की और उनमें से एक राणा ने ब्राह्मणी से शादी की। उन्हीं की वंशज ये थारू जनजाति मानते हैं, और इसलिए ब्राह्मणी जो थी ये राणाओं को अपने चौके चूल्हे के अंदर नहीं जाने देती थी। और मुख्य कारण तो यही है कि इन लोगों में सफाई बहुत ज़्यादा थी, सफाई की ओर ज़्यादा ध्यान देते थे। और चूल्हे के पास इसलिए नहीं जाने देते थे क्योंकि ये बाहर से खेतों से आते तो हाथ पैरों में जो कीटाणु गंदगी लगी रहती थी, इसलिए ये सोचते थे कि ये बाहर रहें, क्योंकि इनके आने से चौके चूल्हे में भी गंदगी हो सकती है। जो कहा जाता है कि आदमी पहले कि औरतों को रानी समझ के
कहते थे वो बात नहीं है, काम बराबर करते हैं। हमने जो देखा कि हमारी सास या हमारी दादी सास ने देखा कि मर्द खेत का काम करते थे और हम औरतें घर का काम कर लेती, और जो दर्जा है तो बराबरी का होता था। फैसले जो रहे हैं आदमी के होते हैं, जो हमारी सास कहती हैं वो भी आदमी के बड़ा मानती हैं। पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। बुक्साड़ की ओर नजर डालें तो ये ज्ञात होता है कि प्रारंभ में बुक्सा जनजाति में भी यही दशा थी। औरतें अपनी रसोई में पुरुषों को नहीं आने देती थीं। यहां तक उस दौर में पुरुषों के खाने के बर्तन भी खुद न धोकर उनसे ही धुलवाती थीं। परंतु अब समय परिवर्तन के साथ ही ये प्रथा भी समाप्त हो गई है। प्रारंभ में स्त्रियां स्वयं को रानियां और अपने पति व अन्य पुरुषों को सेवक ही मानती थीं। बुक्साड़ परिवार पितृसत्ता वाले होते हैं। संपत्ति का हस्तांतरण पिता से पुत्र को होता है। साथ ही पुत्री संपत्ति की वास्तविक उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। बुक्साड़ की अपनी अलग निराली दुनिया है। पूर्व में यहाँ न्याय की जो व्यवस्था थी बड़ी ही विचित्र और अद्भुत थी। बुक्सा जनजाति के झगड़े और विवाद सरपंच द्वारा ही निपटाए जाते हैं। इन्होंने अपनी न्याय व्यवस्था के लिए मुख्य तख्त मुंसिफ और दरोगा जैसे पद बना रखे थे। इन्होंने अपने पूरे बुक्साड़ समाज में इस तरह के 4 तख्त बनाए थे, जो तराई के रुद्रपुर, गदरपुर, बाजपुर, रामनगर और काशीपुर नाम से थे। एक तख्त के नीचे 4 मुंसिफ होते थे और एक मुंसिफ के नीचे होते थे 16 दरोगा। सबसे पहले गांव के मामले दरोगा निपटाते थे। फैसला न होने पर मुंसिफ मामले को देखते थे और मुंसिफ से भी अगर फैसला न हुआ तो तख्त द्वारा फैसले निपटाए जाते थे। अंतिम निर्णय मुख्य तख्त द्वारा किया जाता था, जो सबको मान्य होता था। जानकारी के अनुसार बासपुर तहसील के चंदनपुर में वर्तमान में भी एक तख्त पाया गया है, जिसमें आज भी मामले निपटाए जाते हैं। आमतौर पर बुक्साड़ में भी न्याय व्यवस्था आम लोगों के ही समान हो गई है। जहां बुक्सा समुदाय में अपने नियमों और अपने कानूनों का प्राविधान था, वहीं थारू गांवों में पंचायत व्यवस्था का प्रचलन बताया जाता है। पंचायत के नियम और कानून सबके लिए मान्य होते थे। मुखिया का न्याय सर्वोपरि माना जाता था। बुक्साड़ और थरुआट की न्याय व्यवस्थाओं में समय के साथ हुए परिवर्तन इन जनजातियों के समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के संकेत देते हैं। अब न्याय की व्यवस्था में जब से हम लोग आए हैं तो हम आपस में बैठ करके जो अच्छा नेक बुद्धि का, जिसे ईमानदार समझते थे, उसको एक मुखिया प्रधान चुन लेते थे। उसी के द्वारा आपस में कोई वाद विवाद है तो आपस में पंचायत के द्वारा उसको सुलझाया करते थे। यही हमारी परंपरा रही। आज भी इस दौरान में आज भी हम लोग अधिकांश काम आपस में ही बैठ करके सुलझा लेते हैं। कोई झगड़ा विवाद या कोई भी सामाजिक कुरीतियाँ हों तो बैठ कर ही तय करके कर लेते हैं। ज़्यादातर हम लोग पुलिस के और अदालत के चक्कर में नहीं जाते हैं। कोई जो नहीं भी मानता है तो प्रजातंत्र होने के नाते उसे हम रोक भी नहीं पाते हैं। जब किसी समुदाय या जनजाति की सभ्यता और संस्कृति की चर्चा की जाती है तो अन्य बिंदुओं के साथ मुख्य विषय भाषा या बोली का आता है। बुक्साड़ क्षेत्र में भ्रमण के दौरान ये पाया गया कि वर्तमान में इनकी अपनी कोई विशेष भाषा या बोली है ही नहीं। आम खिचड़ी बोली है। तराई के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र का आंचलिक प्रभाव इनकी भाषा पर दिखाई देता है।
बुक्सार के लोगों की बातचीत, कुछ अजीबोगरीब शब्दों का प्रयोग, कहीं शुद्ध पारंपरिक गीतों की भाषा कहीं न कहीं ये संकेत देती है कि बुक्साओं की कोई न कोई अपनी भाषा या अपनी बोली अवश्य रही होगी, जिसे आज का दौर आते आते ये लोग भूल चुके हैं। लगता है भूले हुए भी कुछ दशक नहीं बल्कि सदियां हो गई, क्योंकि यहाँ के बूढ़े बुजुर्गों को भी अपनी भाषा या बोली का कोई ज्ञान नहीं है और कुछ भी कह पाने में असमर्थ दिखते हैं अगर हम भाषा या बोली की बात करते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोगों को शुद्ध पारंपरिक बुक्सा गीत ज़रूर याद हैं, जिनमें इनकी अपनी भाषा बोली मिलती है जो आम समझ से परे है, लेकिन ये लोग अपने गीतों का अर्थ अच्छी तरह जानते हैं। भाषा बोली के मामलों में थरुआट की स्थिति भी ऐसी ही दिखती है। पारंपरिक थारू गीत और आम बोलचाल में कुछ विशिष्ट शब्दों, वाक्यों का प्रयोग अवश्य ही आम हिंदुस्तानी भाषा और बोलियों से इन्हें पृथक करता है। विशेष अवसरों पर गाए जाने वाले विशेष गीतों में इनकी अपनी बोली की परंपरा साफ झलकती है। थारुओं के बीच जाने पर, उनसे बातचीत करने पर यही दिखाई दिया कि थारुओं की भी अपनी कोई ख़ास बोली नहीं है। ये भोजपुरी, ब्रज, मैथिली, नेपाली और मिश्रित पहाड़ी, अवधी सभी भाषा मिलीजुली बोलते हैं। बोली का एक मिश्रित स्वरूप है। इतिहास विशेषज्ञ भी ऐसा ही मानते हैं। थारुओं और बुक्सा जनजातियों की बोली स्थानीय बोली नहीं है। उन्होंने कनौजी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, भोजपुरी, मैथिली भाषाओं से शब्द लिए हैं और उनकी बोली मिश्रित बोली बन गई है। जनजातियां वैसे तो अपने आप में अद्भुत भिन्नता लिए हुए हैं, लेकिन उनके जो पुरातन रीति रिवाज हैं वो विश्वास और आस्थाएं समेटे हुए हैं। कुछ प्रथाएं तो विशुद्ध भारतीय संस्कारों के बिल्कुल अनुरूप हैं। इस समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित है। इनके अभिवादन करने का ढंग भी निराला है। वैसे तो जनजाति के इस समाज में महिलाओं की स्थिति पुरुषों से श्रेष्ठ मानी गई है और अधिकांश मातृवंशीय परिवार हैं, किंतु महिलाएं अपने से बड़े पुरुष परिचितों का विशेष सम्मान करती हैं, विशेष ढंग से उनका अभिवादन करती हैं। वो चरण स्पर्श के लिए झुकती तो हैं, परंतु पूर्णतः चरण स्पर्श नहीं करती हैं। थारू पुरुष अपने थारू साथी से मिलने पर राम राम का अभिवादन करता है और यही स्थिति बुक्साओं में भी है। जब दो समान आयु वर्ग की स्त्रियां मिलती हैं तो दोनों झुककर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। थारू और बुक्सा, इन दोनों जनजाति के लोगों में एक अद्भुत विशेषता मिलती है। जैसा कि हमने आपसे पहले भी चर्चा की कि इन लोगों के मकान एक दूसरे से सटे पंक्तिबद्ध होते हैं और आमने सामने मकानों की कतारें होती हैं। बुक्साड़ और थरुआट, इन दोनों गांवों में ये देखने में आता है कि आंगन से आंगन जुड़े हुए मिलेंगे। एक घर में प्रवेश करने के बाद 10-15 या और इससे भी ज्यादा घरों में एक ही आंगन होता है और एक आंगन से आप दूसरे आंगन में आसानी से जा भी सकते हैं। घर का मुख्य द्वार एक ही होता है और वो भी नाम का द्वार है, उसमें दरवाजा नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि इनके घरों में
ताले लगाने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। न कोई चोरी का डर, न डकैती का भय। यदि कोई ऐसी घटना घटित भी हो जाए तो ये लोग ये सोचकर संतोष कर लेते हैं कि जिसका था सो ले गया। यूं तो अपवाद हर समाज में है, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा तादाद देखी जाए तो जनजाति के समाज के लोग स्वभाव से सीधे साधे, सरल, ईमानदार, परिश्रमी और विश्वसनीय होते हैं। पूर्व काल का प्रभाव इनके व्यवहार में आज भी दिखाई देता है। जंगल होने के कारण यहाँ कोई ना तो शिक्षा के क्षेत्र में कोई व्यवस्था थी जिससे कि वो आगे बढ़ने में अपना रास्ता तय कर सके, और आज वर्तमान समय में भी वो प्रभाव अभी भी देखने को मिल रहा है और उसके स्वभाव में ऐसा शर्मिलापन छा गया है कि वो अपनी दिल की भावनाएं भी व्यक्त करने में अक्षम पाता है। आज के दौर में इन समुदायों के लोग अपना अच्छा बुरा समझने लगे हैं। जो लोग शिक्षित हो गए हैं वो अपनी परंपराओं, अपनी आस्थाओं, अपनी सभ्यता और संस्कृति की बात ही नहीं करना चाहते। ये लोग अपनी सभ्यता को सभ्य समाज से भिन्न समझते हैं। इनमें कहीं ना कहीं हीन भावना भी परिलक्षित होती है। इनका मानना है कि लोग हमारी सभ्यता की, हमारी संस्कृति की हंसी बनाते हैं। यद्यपि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन इससे ये मालूम पड़ता है कि इन जनजातियों में जागरूकता आने लगी है। परिवर्तन बुक्साओं की तुलना में थारुओं में अधिक मिलता है। शिक्षा और प्रगति की दृष्टि से थारूवाड अधिक विकासशील दिखाई देता है। कुछ क्षेत्र अभी ऐसे भी हैं जिन्हें शिक्षा से कोई सरोकार नहीं, जहां प्रगति का नामो निशान नहीं है। वर्तमान युग में थारू और बुक्सा जनजातियों की जीवन शैली में अनुपम परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। इनके मिश्रित होने के साथ साथ नगरीय सभ्यता के समीप होने के कारण इनके जीवन मूल्यों में अद्भुत परिवर्तन आया है। ये लोग अपनी पुरातन परंपराओं से और व्यवस्थाओं से उभरकर अन्य साधन परंपराओं को भी अपनाने लगे हैं। ऐसे इतिहासकार जिन्होंने थारू और बुक्साओं के अतीत में झांका है और उसके बाद आज का परिवर्तन भी देख रहे हैं, उनका भी ऐसा ही मानना है। थारू और बुक्सा जनजातियां तराई के क्षेत्र में एक लंबा समय पहले आई थीं। अपने साथ वो अपनी मूल संस्कृतियों और सभ्यताओं को लेकर आई थीं। स्थानीय स्तर पर एक लंबे समय तक रहने के कारण उनका स्थानीय लोगों की संस्कृतियों के साथ घर्षण हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप थारू और बुक्सा जनजातियों के परिवेश में, सोच में, चिंतन में परिवर्तन आया। लेकिन इतिहास की दृष्टि से थारू जनजाति, बुक्सा जनजाति अपनी अनूठी सभ्यता को अपने में समेटे हुए है। ये सभ्यता समय के साथ, आधुनिक चिंतनों के साथ बदल रही है। यही कारण है कि इस अनूठी सभ्यता को इतिहास के आईने में लाने के लिए इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए, क्योंकि वो समय दूर नहीं जब इन जनजातियों का मूल संस्कृति और सभ्यता लुप्त हो जाएगी। इतिहास को इन जनजातियों ने अपने तौर तरीके से, अपनी वेशभूषा से, अपने कला और नृत्य से, संगीत से सुशोभित किया है। इतिहास में इन जनजातियों का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है और उस स्थान को शोध के द्वारा इतिहास में लाना हर इतिहास के विद्यार्थी का दायित्व है। कुछ जनजाति क्षेत्र आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं।
सभ्य समाज से विलग जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। किंतु फिर भी इनकी बौद्धिक प्रगति, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जागरूकता से हमें ये आभास होता है कि अब थारू और बुक्सा जनजाति के ये लोग पुरातन परंपराओं की जकड़ से बाहर आने लगे हैं, अपनी सुंदर संस्कृति को संजोए हुए नए जीवन की राह पर आगे बढ़ चले हैं।